नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाज़िर हो। नाज़रीन, पाकिस्तान दिफाई मामलात पे, सिफारती मामलात पे और सिक्योरिटी के मैटर पे पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर में उजागर हो रही है और उसकी अहमियत को माना जा रहा है। और उसकी वजह बताई जाती है कि ये जो अहम तरीन काम है जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का अहम रोल है, और ये इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप, उसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़रा भी इस बात की तायीद करते हैं कि ये सब काम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट जाता है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम आते हैं और जब हम पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात को देखते हैं, हम मुआशी मसले को देखते हैं, हम आइनी मसले को देखते हैं, हम आपके गवर्नेंस के मसले को देखते हैं, तो गुज़िश्ता 4 साल हो चुका है मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत को, और इन तमाम शोबों में काफ़ी मुश्किलात भी हैं और मसाइल भी हैं और नाकामी भी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आवाम का जो मसला है वो रोज़ बरोज़ बदतर से बदतर होता जा रहा है। इन इश्यूज़ के ऊपर हमने बात करना है, लेकिन चंद बातें मैं यहाँ रखता हुआ जाता हूँ अपने मेहमानों के सामने। पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसमें हुकूमत और अपोजिशन का कितना किरदार है? मौजूदा मुआशी बहरान में हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात का कितना हिस्सा है? बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी ने आम आवाम की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? मुल्क मौजूदा आइनी बहरान से कैसे निकल सकता है और आवाम का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद कैसे बहाल हो? मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन पर काबू पाने के लिए हुकूमत संजीदा क्यों नहीं नज़र आती? गवर्नेंस के निज़ाम में सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि गवर्नेंस का निज़ाम बहुत बुरा नज़र आ रहा है। क्या ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी हुकूमती फ़ैसलों में असरअंदाज हो रही है? अगर हाँ तो क्यों? इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के दरमियान एतमाद की कमी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और ख़ुद MQM के अंदर भी। क्या आपके इत्तेहादी हुकूमत मौसर और बरवक्त फ़ैसले करने में नाकाम हो रही है? मौजूदा बहरान के हल के लिए फ़ौरी और तवील मुद्दती इक़दामात क्या हो सकते हैं? क्या क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात इस बहरान का हल है? बैनुल-अक़वामी इदारों और कर्ज़ों जैसे IMF पर बढ़ते हुए इन्हिसार मुल्क की मईशत को कहाँ ले जा रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ कर्ज़ और टैक्स पर अपने आप को लेके जा रहे हैं। हमारी कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग, कोई हिकमत अमली सामने नहीं है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, तवानाई की कीमतों, बिजली, गैस, तेल में इजाफे और लोड शेडिंग का असल जिम्मेदार कौन है? नौजवान नस्ल बैरून मुल्क जा रहा है, ब्रेन ड्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको, मुल्क को इससे कितना नुकसान है और हुकूमत इस पर कैसे काबू पाए? काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जा गए हैं। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। जनाब कमर दिलशाद साहब, पहले आप आता हूँ, क्या है सर, आप कैसे देखते हैं इन मौजूदा तमाम सूरत हाल को? डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत खूबसूरत तरीके से अपना एजेंडा कौम के सामने पेश कर दिया और हमारे पैनलिस्ट भी बहुत ही इस मामले में आपके साथ खड़े हैं। असूली तौर पर ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई माशी तौर पर एक नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है। पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान में जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त अबूरी मसनूई इस्तेहकाम नजर आ रहा है। इसमें कोई परमानेंट या मुस्तकिल तौर पर कोई ऐसा इस्तेहकाम हमें नजर नहीं आ रहा है। ये सारा मसनूई है। ये सारा इस लिहाज से आवाम के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये देखें कि आपने कहा कि तेल का बहरान, ठीक है कि 28 फरवरी के बाद जो हमारा ईरान अमेरिका की जंग छिड़ी है, इसमें बांग्लादेश को वापस सामने रखें कि बांग्लादेश में हमारी हुकूमत के जो वज़रा हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो कि बांग्लादेश में 130 रुपए का लीटर पेट्रोल है और उन्होंने सारा बोझ डाला है अपनी पेट्रोलियम अथॉरिटी पर, आवाम पर बोझ नहीं डालने दिया। जबकि पाकिस्तान में जब भी कोई बुरहान पैदा होता है ये अवाम पर बोझ डालते हैं और मुतल्लिका अथॉरिटी को रिलीफ देते हैं। अब ये अरबों रुपया जो है इसमें कमा रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये भी महसूस किया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात जो आप बता रहे हैं कि ये सारा सूरत हाल को हम कंट्रोल कैसे करें,
तो अब ये देखें कि बहुत अच्छा फैसला आया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आगे आपसे मज़ीद बात करूंगा जो इस इशूज़ है कि लेकिन मैं आ जाता हूं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ। कैसर अहमद शेख साहब, कैसे देखते हैं सर जब ये बात की जाती है, ख़ुद वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़रा भी मानते हैं, हर जगह ये बात की जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है, मुख्तलिफ सदूर भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर की वालिहाना क़यादत में पाकिस्तान सिफारती लेवल पर और दिफाई और सिक्योरिटी के लेवल पर उसने बड़ा इमेज बना लिया और जंगी लेवल पर पहले ही बना चुका है जब भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। लेकिन सर, और तमाम एनालिस्ट अब इस बात को मानते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं कि 4 साल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मौशी बहरान से हम बाहर नहीं निकले हैं, कर्ज़ और टैक्स पर हम काम कर रहे हैं, आवाम की हालत तबाही की तरफ है, गवर्नेंस बहुत बुरी है, करप्शन मज़ीद बढ़ी है। तो सर, अब सवाल ये है कि क्या वजूहत है कि हम मौशी, आइनी, सियासी बहरान पे काबू नहीं पा रहे हैं? 4 साल से हुकूमत है, 55 की काबीना है, क्यों नहीं हम आवाम के मसाइल को हल कर पा रहे हैं? क्योंकि अब तो परचेजिंग पावर भी नहीं है, अब तो लोग बेचारे अपने बच्चों को गोश्त नहीं खिला पा रहे हैं, मॉल न्यूट्रिशन है। ये सारी रिपोर्ट का हिस्सा है जो मैंने आपके सामने रखा। ये क्या कहते हैं कैसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश साहब, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और अभी कंवर दिलशाद साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की। मैं परसों आया हूँ यूके के, मैं सरकारी दौरे पे था, जो वहाँ के कॉमनवेल्थ इन्वेस्टमेंट समिट था, जो 26 मुल्कों के कॉमनवेल्थ मुल्कों का। और वहाँ फिर मुझे पाल माल एक जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी और डिफेंस के टॉप पर्सनैलिटी यूके की, उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे इनवाइट किया क्योंकि वहाँ पे बड़ा क्यूरियोसिटी और दिलचस्पी थी पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है मौजूदा जंग को ख़त्म कराने के। कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वहाँ हर एक ने बहुत सराहा। जो ये पहली बार किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को वहाँ पे मौका मिला बात करने का, और बड़े टॉप क्लास वहाँ के उनके डिप्लोमेट्स, उनके पॉलिटिशियन और सारे थे। तो मेरे से ख़ास तौर पे वो पूछते थे कि ये क्या पर्सनैलिटी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि हटके जो आम ट्रेडिशनल हमारे आर्मी के जनरल्स होते हैं या फील्ड मार्शल, उनसे हटके ये सुलह करवा रहे हैं और एक हिकमत अमली करवा रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी मोतरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत रोल प्ले किया है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन हालात की वजह से जो पाकिस्तान का रोल था, इंडिया ने हमें कोशिश की है एक तरफ करने की। जो आप अभी तक के हालात है ना, वजह क्या थी? इंडिया हमेशा दुनिया में रीजनल ट्रेड होती है। मैं एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव आपसे कहता हूं कि आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तो देख लीजिए, जितने भी ममालिक हैं उन्होंने रीजनल ट्रेड की है। 70% उनकी ट्रेड रीजनल है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ इंडिया ने हमें हटाने की और दूर रखने की और उसने ये बरतरफ करने की, दुनिया से एक अलग करने की साजिश की, जो कि पूरी तरह नाकाम हुई। फिर उसने हमला भी किया हमारे ऊपर पिछले मई में, साल पहले, तो वो हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से पूरी तरह फेल हुआ। फिर देखिए कि जब हमारी हुकूमत ने चार्ज संभाला तो डिफॉल्ट हो रहे थे। IMF हमें रखने को, कबूल करने को तैयार नहीं था प्रोग्राम देने के लिए, और 23rd बार IMF के पास गए हैं। हालात पहले से इकोनॉमिकली, ये मैं मानता हूं कि गुर्बत बढ़ी है। मैं खुद क्योंकि ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूं और मैं जाता हूं लोगों के पास और मैं उनके हालात सुनता हूं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, बहुत हालात डिफिकल्ट हैं, और खास तौर पे बिलो पॉवर्टी लोग हैं जो, या कम आमदनी वाले जो लोग हैं, उनको तकलीफ है। लेकिन हुकूमत पूरी तौर पे कोशिश कर रही है और जब जैसी चीजें कर रही है, और आपने सही कहा कि इस वक्त एक पेज पे है सारे मिल के जो कुछ, देखिए ये कुछ हासिल हुआ है। अभी ट्रेड, जब रीजनल ट्रेड इंडिया से हमारी बंद थी, अफगानिस्तान में पिछले 20-25 साल जंग होती रही, वहां हमारी ट्रेड नहीं होती थी, ईरान में सैंक्शंस लगी हुई थी, वहां ट्रेड नहीं थी। मेरा जो मुद्दा था, मेरा जो सवाल था वो ये था कि दिफाई लेवल पर, सिफारती लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर, जंगी लेवल पर
जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है उसका सेहरा तो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जा रहा है। खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं, पूरी काबीना उनकी कहती है, अभी कैसर अहमद शेख साहब ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन सर इससे हटकर जो इंतज़ामी मामलात है, जिसमें गवर्नेंस है, करप्शंस है, जिसमें आपके गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसमें मौशी बहरान है, जिसमें आइनी बहरान है, इसमें हुकूमत 4 साल से कोई बेहतरी नहीं ला सकी, बल्कि मज़ीद ख़राबी से ख़राबी है। अब तो आवाम की ये हालत है सर कि परचेजिंग पावर नहीं है, मॉल न्यूट्रिशन है, बच्चे गोश्त नहीं मिल रहे हैं उनको, इतनी बुरे हालात हो चुके हैं। तो सर आप ये बताएं, आप कैसे देखते हैं, इसका कोई सलूशन है, कौन जिम्मेदार है, कैसे हल किया जाए? जी क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बातें तो हम सुन रहे हैं, काफी दिनों से सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये जो सेल्फ प्रेज है ना, ये तो सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम ग्राउंड पे देखते हैं तो लोग चीख रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। ये कहते हैं कि जी हम अभी तक ये इस बात से नहीं निकले हैं कि डिफॉल्ट हो रहा था मुल्क, हमने बचाया। IMF हमसे मुंह मोड़ रहा था, हमने उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। या खुदा के लिए यार, ये हमारे तो इमरान खान के तो टोटल 3.5 साल थे, अब वो 3.5 साल तो आपने भी पूरे कर लिए। तो आज पेट्रोल कहाँ पहुंचा, दुनिया कहाँ है, हम कहाँ पर है। जिस तरह कमर दिलशाद साहब ने, मैंने भी फिगर्स इकट्ठे किए थे, लेकिन उन्होंने जो बात की बांग्लादेश की, तो देखिए हमें कोरोना के दौरान इमरान खान ने एक हिकमत अमली बनाई थी ना, उसी हिकमत अमली के तहत लोगों को रोजगार भी दिया, कोरोना से लोगों को बचाने के इकदाम भी किए, और जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहा। आज आप देखें कि मैं तो उस पर फिगर देखता रहता हूँ कि 400 अरब रुपए, 400 अरब डॉलर है, 400 अरब रुपए हर वीकली हमारा खसारा हो रहा है, क्योंकि हम अर्ली दुकानें बंद कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं। तो ये हुकूमत है, इसके ये हुकूमत कौन चला रहा है? कोई है यहाँ पे? जो हुकूमत अपना मुल्क ठीक नहीं कर सकती, जो हुकूमत अपने सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं ला सकती, वो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है। देखिए कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, स्ट्रेटेजिकली ये कोई भी हुकूमत होती तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता करना था, क्योंकि और कोई है नहीं इस रीजन के अंदर। तो ये क्रेडिट मैं नहीं समझता कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब का अपना कोई पैदा करदा वो था कि जो उसके जरिए अमेरिका ने उनको वो किया। हाँ, अमेरिका का आपको पता है वो इस्तेमाल करता है, और कौन ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है वो भी आपको पता है कि वो अपना काम करके फिर वापस चला जाता है। आज अल्लाह करे कि ईरान हमें गैस दे, वो तो देर है, लेकिन हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम ले लें और अपने आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ खत्म करें। आज मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर आप ईरान से तेल और गैस ले लें तो हम भी बांग्लादेश की तरह हमारी मईशत भी उठ सकती है। आज आपके तो कारखाने बंद हो रहे हैं, क्या 150 कारखाने पंजाब में बंद नहीं हुए? वो क्यों बंद हुए? आप CNG तो दे नहीं सकते हैं, आप पेट्रोल 400 रुपए पहुंच गया तो कौन इंडस्ट्री चला सकता है? तो मैं ये बड़े अच्छे वजीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और इनकी ख्वाहिश भी होगी कि मुल्क तरक्की करे, लेकिन इनका सिस्टम जो है वो नहीं बना सके हैं। इस सिस्टम को अब इधर उधर से कान पकड़ पकड़ के सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाता है। तो इससे पहले भी तो आप लोगों की हुकूमत थी, अब भी आपकी हुकूमत है, तो आपने कौन सा सिस्टम बनाया है कि अभी आप जाके इस्लाहात करेंगे बिहार में? देखे ना, जब भी बिहार का टारगेट हम मुकर्रर करते हैं कि जी इस आइंदा साल हम इतना पैसा जनरेट करेंगे, तो आप मुझे बताएं कभी पूरा हुआ है? वो फिर इस तरह पूरा होता है। क्या हम अपने पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं कर सकते थे? वो भी आवाम की जेबों से आपने जितने अरसे आपने डालना था 100 रुपए का था वो आप लेते रहे, तो मजीद डालने की क्या जरूरत थी? तो इस वक्त अवाम टारगेट है, अवाम के लिए इस मुल्क के अंदर कोई रिलीफ नहीं है। तो जो हुकूमत अवाम का नहीं सोचती, अवाम के लिए रिलीफ नहीं दे सकती और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकती, आप दूसरों के मामला हल करें, अपने मामला हल नहीं कर सकते। एक बंदे को आपने जबरदस्ती रियासती ताकत के जरिए जेल में बंद रखा हुआ है, आप बात नहीं करना चाहते, मुलाकात की इजाजत नहीं देना चाहते, तो आप सर्वे कर लेना पाकिस्तान में किसकी अक्सरियत है। तो जब आप इतने पॉपुलर लीडर को आप अपने साथ बिठा नहीं सकते,
और बात नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में हम ये दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे चला गया, बहुत तरक्की कर ली। मुझे तो बहुत दुख होता है सर, हम वक्त जाया हो रहा है, बहुत ज्यादा वक्त जाया हो रहा है। आप यकीन करें, मैं रोज बरोज, मैं चूंकि गांव का बंदा हूँ, कल मैं रात को आया हूँ गांव से, लोगों के चेहरों को देखता रहा। जब मैं स्पीच करता रहा तो मैं लोगों के चेहरों को देखता रहा, पढ़ता रहा उनको, मुझे बड़ा दुख हुआ। किसी की चप्पल फटी हुई है, किसी की क्या, और किसी से भी बात करो तो वो यही कहता है जी बस वो रोजगार नहीं है, और अगर रोजगार है तो जी उसमें गुजारा नहीं हो रहा है। यानी खाने पीने की अशिया आपने आटा, दाल, घी कहाँ पे पहुंचा दिया? आपको क्या अंदाजा है? आप जाके यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर आप बेशक कॉन्फ्रेंसें करें, आप उनको बड़ी बड़ी नवीदें सुनाएं, फिर आके हमें मीडिया के सामने बताएं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो सर इससे मैं तो नहीं इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जब तक आवाम के चेहरों पे खुशी नहीं आएगी, ये आप दावे करें ना, ये पता नहीं आप किसके लिए हुकूमत कर रहे हैं। ये कौन सा IMF है जो हम इतना बड़ा कर्जा लेके भी अपने आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, कोई इंडस्ट्री नहीं बना सके, कोई तरक्की नहीं ला सके इस मुल्क के अंदर, अपना कर्जा कम नहीं कर सके। तो इसके बाद जाके हम ये उम्मीद रखें कि, और ये जो बातें कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब, अल्लाह इनको जिंदगी दे, ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे 10 साल भी इनका है। जिन इस्लाहात की बात कर रहे हैं, अभी वो इस्लाहात ग्राउंड पे नहीं आई है। मेरे ख्याल से वो इस्लाहात अभी तक असेंबली में भी नहीं आई है। तो ये कौन सी इस्लाहात है और कब आएंगी और क्या होगा? लेकिन बहरहाल डॉक्टर दानिश साहब, आपका शुक्रिया कि आपको ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और लोग भी सुन रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बेहतरीन जज है। ठीक है, बिल्कुल आवाम का मसला है सर, सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। और अगर आवाम के बगैर तो मुल्क भी बेकार हो जाता है। आवाम नहीं है तो मुल्क नहीं है, मुल्क नहीं है तो फिर हुकूमत नहीं, क्या रहेगा। मैं आता हूँ जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब के साथ। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, वज़ीर आज़म हर जगह खड़े होकर कहते हैं, खुद बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं, काबीना के वज़रा भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, दिफाई इशू है, सिफारती इशू है, इंटरनेशनल मैटर्स हैं, जंगी मसला है, वो फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर की वालियाना क़यादत की बुनियाद पे है। दुनिया मान रही है, इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, दुनिया के सदूर मान रहे हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ग़िज़ाई क़िल्लत में 10वां टॉप का मुल्क बन चुका है, जहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन टॉप पे है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का, जस्टिस का निज़ाम ख़राब है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत बुरा है, पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन बहुत बुरा, IMF की रिपोर्ट भी है, पाकिस्तान में जो आपके मौशी मसला है बहुत बुरा है। तो सर आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इस हुकूमत को 4 साल हो चुका है, आप इत्तेहादियाँ बताएं क्या वजूहात है सर कि आवाम को महंगाई, बिजली, गैस बिल अपने तमाम करीबी मुल्कों से बेपनाह ज़्यादा है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आप मांगेंगे तो दे दूंगा। कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, क्या मसला है सर कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर पा रहे, हम करप्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे। जी बोले सर, बोलें बोलें। डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जितनी बातें की हैं वो सारी इस मुल्क की वही बीमारियां हैं जो आजकल इनको लाहक है, और आपने उनका तज़किरा किया है। फिर कंवर साहब ने जो बातें की हैं वो भी ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। सच्ची बात तो यही है, ये हकीकी तस्वीर है जो आपने और कंवर साहब ने पेश की है पाकिस्तान के लोगों के सामने। कैसर साहब हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं रूबरू भी उनकी इज़्ज़त करता रहता हूँ। लेकिन जो तस्वर वो देख रहे हैं, जो खुशियाँ आने वाली है वो आएंगी कब, लोग देखेंगे कब, ये नहीं बता रहे। वो सिर्फ बता रहे कि अच्छी चीज़ें होने वाली है। अल्लाह करे हो। जो है जहाँ निज़ाम नहीं होगा, मेरा जो भी प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें मेरा जोर है, जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है वहाँ कोई किसी चीज़, किसी निज़ाम में, किसी ज़िंदगी के शोबे में इस्तेहकाम आ नहीं सकता।
जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं होगा। कमरदिल शाह साहब, आपने बाकी तीनों हजरात की बात सुनी। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, सरमायाकारी नहीं आ रही है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपने तो एक बताया ना, बांग्लादेश का, भारत का ले लें सर, अफ़गानिस्तान का ले लें, श्रीलंका का ले लें, सबकी ऑयल प्राइस अब आपसे बहुत नीचे है। आप बिजली के यूनिट्स के पैसे ले लें और एवरेज आपके तनख्वाह ले लें, सारे मुल्क आपसे बेहतर हैं सर। आप बताइए क्या कर रहे हैं सर? मसलन आप सियासी बहरान का शिकार हैं अब जब से 4 साल से सर। जब सियासी बहरान होगा तो मौशी बहरान होगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हुकूमत सियासी बहरान को क्यों नहीं ख़त्म करती? आपके लिए, आपके नज़र में क्या चीज़ है सर? गवर्नेंस और करप्शन को क्यों नहीं बेहतर होता सर? कैसे किया जाए? क्या आप समझते हैं जिस तरह अभी मौलाना बख्श चांडियो साहब ने कहा कि ये हुकूमत मखसूस लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान की अवाम की नहीं है सर? जनाब चांडियो साहब ने बड़ी जरूरतमंदाना तरीके से अपनी इत्तेहादी हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया, चार्जशीट जारी कर दी। हम उनको बड़ा सलूट पेश करते हैं। चांडियो साहब हमेशा ही बड़ी दलेराना बातें करते थे। जब इनकी हुकूमत होती थी उस वक्त इसी तरह की ये बातें करके अपनी हुकूमत को बावर कराते थे कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने बाकायदा ये साबित कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत के जो इंतहाई इत्तेहादी है, जिनकी बेसाखियों पर हुकूमत खड़ी है, उन पर उन्होंने चार्जशीट किया। बिल्कुल हम इनके साथ एग्री करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त फील्ड मार्शल साहब जो है वाकई इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ी अहम शख्सियत पैदा हो चुकी है। तो अब वो चाहिए उन्हें कि आप अपने अंदरूनी मामलात को भी देखें। बैरूनी मामलात का तो हो गया, जंग खत्म हो गई। आज ट्रंप ने भी कह दिया कि जनाब बिल्कुल जंग खत्म हो चुकी है ईरान के साथ। बाकी तो ठीक है, अपना ये हरमत के बारे में बातें चलती रहेगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर जंग खत्म हो गई। अब चाहिए कि फील्ड मार्शल साहब को अपने इदारों को तलब करें और सबसे पहली बात यह है कि वो चेयरमैन नैब को बुलाएं और चेयरमैन नैब को बुलाएं और साथ साथ एफबीआर के चेयरमैन, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उनके चेयरमैन को बुलाएं। ये बताएं कि पाकिस्तान में करप्शन कहाँ जा रही है, तुमने रोकथाम कैसे नहीं की। उनको बाकायदा उनसे रिपोर्ट लें तीनों इदारों के सरबराहों के साथ, तो वो बता देंगे जी पंजाब में जो हुकूमत चल रही है, ठीक है। हमारे दोस्त कैसर शेख साहब ने बड़ी बात की, पार्लियामेंट की बात भी कर ली, कैमरे हम सारी अच्छी बात की उन्होंने, ईरान के हवाले से बात भी की। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इतने बड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कहाँ खड़े थे? जिस वक्त पहली कॉन्फ्रेंस हुई उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब लाड़काने में पहुंचे हुए थे किसी की फाताखानी करने के लिए। अब जो दूसरी तो शुरू होने वाली थी तो चाइना तशरीफ ले गए। ठीक है, अच्छी उन्होंने वादे वादे किए, एमओयू भी किया है, लेकिन सारे सिनेरियो में आसिफ अली जरदारी का बतौर सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान कोई भी रोल नजर नहीं आ रहा। लोगों ने इस पर चाहे मुगैया भी किए हैं, सवाल जवाब भी किए हैं। तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत बातें हो रही हैं कि शायद उनके दिन गिने जा चुके हैं वो, लेकिन बहरहाल ये तो अब हुकूमत जाने ये क्या फैसले करने हैं। लेकिन नजर ही आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी अंदरूनी तौर पर खुश नहीं है, जैसे कि चांडियो साहब ने बाकायदा उनकी तर्जमानी कर दी है। सोलर पे टैक्स लगा दिया, सूरज पे टैक्स लगा दिया, ये सारी चीजें पैसा आवाम से पैसा लेकर ये पैसा कहाँ जा रहा है? अब ये देखें इस्लामाबाद का टोटल जो है इन्होंने सड़कें जो बनाई है वो 50 किलोमीटर की है और 50 किलोमीटर पर 50 अरब रुपया खर्च हुआ है। अब ये देखें आप, जबकि यही 1 किलोमीटर का जो था बांग्लादेश में पर 1 करोड़ का 1 किलोमीटर पर खर्च होता है, 1 करोड़ रुपए, और यहाँ 1 किलोमीटर पर 1 अरब रुपया खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये भी नजर आना चाहिए कि जनाब ये पैसा कहाँ जा रहा है तामीरी कामों के। बड़ी बात कर दी आपने जनाब। मैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ जाता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, आपके अपने इत्तेहादी ने आपके ऊपर जो चार्जशीट की है उसका जवाब आप तो दें, लेकिन सर किसी ने मुझसे कहा था कि आप हुकूमती वज़रा से एक सवाल ज़रूर कीजिएगा। एज उनकी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। बड़े दानिश्वर हैं, बड़े महक्किक हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। वो कहते हैं आपने गोबर पे तो टैक्स लगा दिया, आपने सूरज पे भी टैक्स लगा दिया, आप ऑक्सीजन और हवा पे कब टैक्स लगा रहे हैं ताकि वो पहले से भर के रख लें? जी क्या कहते हैं कैसर साहब?
जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है देखिए, और आवाम की जो हालत है वो सब हम एग्री कर रहे हैं। अब 2008 से लेके 2026 तक 18 साल में 9 साल पीपल पार्टी और पीटीआई की हुकूमत रही और 9 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। 18 साल का मैं आपको नक्शा, आप बता दीजिए किस दौर में अवाम जो सूरत हाल है, जो उनकी परचेजिंग पावर है वो बेहतर हुई, या जो करप्शन की जो बातें हो रही हैं किस दौर में ऐसा हुआ। तीनों बड़ी पार्टियां जो आज भी मुल्क की बड़ी पार्टियां, आज आप इलेक्शन कराएंगे तो मेन पार्टियां ये 3 पार्टियां, तीनों पार्टियों को 9 साल पीपल पार्टी और पीटीआई को 5 साल और 4 साल, और 9 साल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 2 बार 2018 से पहले और फिर अब 2022 से लेके जो भी गिन ले तो तकरीबन 8.5-9 साल। सर 2000 से लेना, 2000 से हुई है लेकर आप कंपैरिजन करें, आप कैसर साहब आप कंपैरिजन कर लें 2000 से पहले लेकर 2000 पहले तो फौजी 2026 हुकूमत थी ना, पहले फौजी हुकूमत थी। सुन तो लेना, सुन तो लेना। हाँ तो 2000 से लेके तो सर किसी की भी हुकूमत थी। अब आप एक सर सवाल तो सुन लें, सवाल सुन लें ना, आप जवाब जो भी दें। 2000 से लेकर 2026 तक फौजी हुकूमत भी पाकिस्तान में रही है, सियासी हुकूमत भी रही है, फिर फौजी हुकूमत जो है वो नॉर्मल हुकूमत भी बन गई। अगर हम फौजी हुकूमत यानी परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत का मवाजना करें, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत रही, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत रही, इमरान खान की हुकूमत रही और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, तो सर तजिया निगार, रिसर्च और सारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि सबसे अच्छी हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ की और सबसे वर्स्ट हुकूमत शहबाज शरीफ की है। मैं नहीं कह रहा सर, आप ग्रुक्स कर लें, आप चैट जीपीटी कर लें, आप अहम तरीन वो जो आपके स्टेट बैंक के आपके वेबसाइट है उनको देख लें, मिनिस्ट्री के देख लें, हुकूमत के देख लें, तो ये है सर। आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? जी मैं कंपैरिजन इस तरह कह रहा हूँ, मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी को 39 साल पहले 39 ईयर पहले मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट, हम खुद यही मुतालबे करते हैं। देखिए हालात ये, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, रोजगार नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो ये किसी दौर में भी नहीं रही। और करप्शन की जो कहानियां हैं, आप मुझे बता दें किस दौर में खत्म होनी चाहिए, और हमें करनी है हर सूरत में। लेकिन क्योंकि हमारे हालात इसी तरह रहे, ब्यूरोक्रेसी की जो सूरत हाल रही, अब भी बिजनेस कम्युनिटी का मैं नुमाइंदा हूँ और हम रेगुलेशन को ठीक कर रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ हैं वो दूर की जाए। लेकिन उसके बावजूद वो मुझे बिजनेस कम्युनिटी बकायदा कह रही है कि हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करें कि हम सबसे भी मिले। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ज्यादा मिनिस्टर, मैं भी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी और दूसरे भी जो लोग हैं, सारे ज्यादा उन लोगों से मिलें जैसे ग्रास रूट लेवल पे आवाम का हाल है, जाके हम सब अवामी लोग हैं ना, तो हमें पता है कि क्या हालात हो रहे हैं, इसको मिलजुल के बेहतर करने की कोशिश करें। हमने तो अपने तय क्या किया, वज़ीर आज़म साहब 1 रुपया तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई भी किसी के, मैंने पिछले 26 महीने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी, कई और मिनिस्टर्स नहीं ले रहे। 6 महीने हमने तमाम मिनिस्टर्स की तनख्वाह खत्म कर दी। हमें गाड़ियां, एक गाड़ी हमारे पास होती थी मिनिस्टर के पास के आगे उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो भी मौजूदा हालात में खत्म हो गई है, कोई नहीं है। तो हम और ये हम कर रहे हैं, इस वक्त किफायत शुमारी कर रहे हैं, और 100 अरब रुपए जो हमने डेवलपमेंट के लिए रखे थे वो भी हमने खत्म कर दिए, ताकि तेल की मद में ये ठीक है हमारा रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा, और हम IMF के प्रोग्राम में हैं, बांग्लादेश IMF के प्रोग्राम में नहीं है, हम प्रोग्राम में हैं, तो हमें उनको मनाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो वो रेवेन्यू हम बढ़ा के, वो कहते हैं हम नहीं रेवेन्यू आता, कर्जे लेते हैं, कर्जे लेने के बाद अब ये हालत, अभी मैं मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं बड़ा उनका देखता हूँ कि वो सुबह 8-9 बजे से शुरू होते हैं और रात गए तक वो काम करते रहते हैं। और लेकिन अब बात ये है कि हमारे मुल्क में हालात ऐसे रहे, तीनों साइडों पे आपके हालात ठीक नहीं। इंडिया आपको बिल्कुल चाहता था कि आप बैंकरप्ट हो जाए, तो इंडिया के साथ भी जो कोई उन्होंने हमसे किया, ये इन मुश्किल हालात में पूरी कोशिश से हुकूमत कोशिश कर रही है। मुश्किलात जरूर है, लोगों के हालात इंशाल्लाह बदलेंगे, और मैं होपफुल हूँ कि जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, जो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे माहौल अच्छा हो चुका है, जो टैक्स जीरो टैक्स है हमारा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल जो हमारे जोन्स हमने बनाए हैं ना,
वो जीरो टैक्स है, नए इन्वेस्टमेंट आएगी। और बेरोजगारी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कि मैं बिल्कुल ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसमें जीरो टैक्स है और मशीनरी पे भी जीरो ड्यूटी है। तो मुश्किलात है, मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करता हूँ, तीनों बड़ी चैम्बरों को मेरी फैमिली में प्रेसिडेंट रहे। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी जनाब शौकत यूसुफजई साहब, हुकूमत मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, किफ़ायतशुआरी कर रही है, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? और उनका ये दावा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल आएगा, आपको नज़र आ रहा है सर? देखिए, जब जमहूरियत के अंदर तो अवामी फैसला करते हैं, जब अवामी फैसले से हटकर फैसले होंगे ना, तो इसकी मिसाल ऐसी है, दो भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, दोनों ने MBBS किया और एक जो है वो ऐसा लगता था कि ये कभी आगे जा नहीं सकेगा, वो पहले ही फुर्सत में उसने FCPS इम्तिहान पार्ट 1 पास करके वो अभी स्पेशलिस्ट बन गया। वो जो दूसरा जो मेहनत कर रहा है, जो सारी रात बैठ के पढ़ता है, उसकी 6ठी बारी है, वो फेल हो रहा है। अब मसला ये है कि जिस बंदे के अंदर कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, तो वो डिलीवर करेगा ना। अब आप वो कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो आप बेशक उसके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम मेहनत नहीं कर रहा होगा या उसकी ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन आपने जिस ट्रेनिंग पे जिस बंदे को बिठा दिया है, मुझे उसकी कैपेबिलिटी नहीं लग रही है कि वो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल लेगा। इसलिए कि 3-4 साल में इंसान को नजर आ जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आई थिंक कि जो आपने बात की कि 2000 से शुरू करें, 2000 से क्यों शुरू करें, 90 से शुरू करें। कितनी बारियां ली हैं इन्होंने। और मुझे हैरत हो रही कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि 9 साल PTI पीपल्स पार्टी ने, और 9 साल, भाई 9 साल PTI पीपल्स पार्टी को एक हुकूमत तो नहीं थी ना, हमारे तो 3.5 साल है, इसको याद रखें फिंगर टिप से। वो 3.5 साल का जो दौर है वो आप कंपेयर करें ना अपने तमाम जो आपने 3-3, 4-4 बारियां ली हैं, तो जो इकदामात हमने किया, ये जो बादशाह डैम है, मोमन डैम है, ये किस दौर में शुरू हुए? प्लानिंग तो बड़े अरसे से होती रही ना, स्टार्ट तो इमरान खान ने किया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम देखें ना, इन्होंने मरीम नवाज साहिब की बात की सेक्रेटरी साहब ने, लेकिन मसला ये कि क्या उनको कोई टोक सकता है, उनसे कोई पूछ सकता है? वो तो उससे तो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं पूछ सकते हैं, उनके वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो चाहे वो बड़ा इश्तिहार। सर सियासी अदम इस्तेहकाम में तहरीक इंसाफ का बड़ा रोल है सर। आपकी वजह से सियासी इस्तेहकाम नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा इल्ज़ाम है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर आप इस नियत से कहते हैं कि एक इतनी बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वजह तो है ये। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने पैदा किया, इमरान खान देखें ना, अगर इमरान खान कैदी भी है तो कैदियों के भी तो उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, क्या वो फॉलो हो रहे हैं? क्या इस मुल्क के अंदर जो आपने इंसाफ की बात की, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है अदालती फैसलों के ऊपर? जिन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, आज तक उस पर अमल दरामद हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो हमने दरखास्त दी उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना इस मुल्क में सर। इस जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप मुझे बताएं कि इंडिया के साथ हमारी चलो दुश्मनी है, देखिए इससे पहले भी तो ये दुश्मनी तो शुरू से ही रही है ना, ट्रेड तो होता रहा। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात खराब थे, हमेशा से बदएतमादी रही है, ट्रेड तो हो रहा था ना। तो अब तो देखें ना, दोनों तरफ से ट्रेड बंद है। और आप ये भी देखें कि हिंदुस्तान के साथ सिर्फ ये नहीं कि दुश्मनी के बिना पे हमने अपना सफीर बुला लिया, उन्होंने अपना सफीर बुला लिया। मुझे उस दिन एक फैमिली है, उनके बच्चे यहाँ हैं और वो खातून गई है अपने वालिद के घर, मतलब इंडिया गई है, और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। अब वो यहाँ नहीं आ सकती और यहाँ बच्चे उसके वहां नहीं जा सकते। तो सर पीपल टू पीपल बहुत बड़ा इशू तो है ये। तो हमें इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। दुश्मनी अपनी जगह और वो रहेगा हमारा, हमें उसके दिफा पे हमें कोई शक नहीं है, हमारा दिफा हमेशा से अच्छा रहा है। लेकिन ये अवाम के इस इशू में भी पड़े हैं और भी खराब होते जा रहे हैं।
ठीक है, तो आप भी तो सर सियासी अदम इस्तेहकाम हटाएं ताकि आवाम को रिलीफ हो। सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ की वजह से सबसे ज़्यादा ये बहुत सारे हल्के ये कहते हैं। मैं आगे बात करूंगा, मैं ज़रा सेनेटर मौलाना बख्श चांडियो साहब की तरफ से आऊँ। जो ईरान जल्दी ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात शुरू हुए, हमारा जलसा हो रहा था इस्लामाबाद के अंदर। देखिए, इंटरनेशनली जब एक चीज आती है, पाकिस्तान की बात होती है, तो हमने स्पेस दिया। हमने कहा कि एक दानिशमंदाना फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपना जल्सा मुलतवी किया ताकि अगर पाकिस्तान को बिल्कुल कामयाब हो जाए। तो मेरे ख्याल से उस पर हुकूमत ने क्या रिस्पॉन्स दिया, आप कह लेते हैं। चलें फिर किसी वक्त बात करेंगे। मैं आता हूं जनाब सेनेटर मौलाना बख्श चांडियो साहब। कमर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं सारे अहम तरीन पोजीशन आपके पास, सदर आपका और आपके बिलावल भुट्टो पिछली हुकूमत में बेहतरीन सफारतकारी भी की, लेकिन तमाम अहम मामलात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहर रखा गया, सदर को बाहर रखा गया, बिलावल भुट्टो को बाहर रखा गया। तो सर क्या मौजूदा हुकूमत का अब आप पर आप सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं? आपकी ये पोजीशन नहीं है कि आपको उन अहम मामलात पे जो कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं शामिल किया जाए, इंक्लूडिंग सदर? क्या अब आपको फारिग कर दिया गया है कि वो सवाल किया है उसका जवाब देंगे सर? हमने हमारी पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है और उस पर वो अमल दरामद करते रहे हैं। उन पर उनका यकीन है कि जमहूरियत मसाइल का हल है, हर हाल में जमहूरियत कायम रहनी चाहिए। इस जमहूरियत के क़याम के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसे रहनुमा को भी शहादत कबूल करनी पड़ी और बीबी साहिबा की भी जान इसलिए ली गई कि वो जमहूरियत चाहती थी और जमहूरियत को ला रही थी। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बेनज़ीर साहबा ज़रूरी थी। इसीलिए जरदारी साहब का भी जितना तकलीफ़ों का दौर है, ये सब आप मिला के देखेंगे तो ये हमारी जदोजहद जमहूरी है और इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी हम ये कहते हैं इत्तेहाद की बात नहीं है, जमहूरियत की बका की बात है। हम चाहते थे कि जमहूरियत रहे, हमने वजारतें इसलिए कबूल नहीं की कि हम जिम्मेदारी खुद ले पाए। वो बड़े दाना हैं, बड़े दानिशमंद हैं। मैं उनके पंजाब की वज़ीर आला का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी इज़्ज़त काबिल एहतराम शख्सियत है मेरे लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ उनकी, मियाँ साहब की साहबजादी है लेकिन ख़ुद भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन उनकी भी मैंने बातें सुनी जब वो बिलावल साहब पर और सिंध हुकूमत में बोल रही थी। आप लोगों ने किया क्या है? आप इलाकाई सोच के मालिक हैं, इलाकाई सोच से निकलते नहीं हैं। पाकिस्तान को छोड़ें, आज़ाद पाकिस्तान के लोगों का बने। आपने ऐसा किया नहीं है। कैसर साहब ने जो तकीर की वो पूरा मरसिया था, वो तकीर नहीं थी, मरसिया था पाकिस्तान के हालात का। उसके बाद कमर साहब ने बात की, क्या था? सब मातम कर रहे हैं। कौन सा तजिया निगार है जिसने आकर इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान के हालात ठीक है? किसी ने भी नहीं किया, सब रो रहे हैं। तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिंदगी आनी जानी है। असल चीज है आप पाकिस्तान के लिए क्या करके जा रहे हैं। बाकी तमाम जितने लोगों ने बात की है, सब लोगों ने यही कहा है जनरल साहब आए, अंदरूनी हालात भी ठीक करें। ठीक है जी, फिर सही सवाल पूछा अभी किसी ने, तो फिर ये क्यों बैठे हैं? अभी यूसुफ जई साहब हैं, बड़े अच्छे, मेरे तो भाई हैं छोटे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसा खुद को पेश कर रहे जैसे ये फरिश्तों की पार्टी है। आपने आते ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने आते ही तकीरें की थी खान साहब ने, मेरे पास जनाब इस फील्ड में इतने बड़े माहिर बैठे हैं। आते ही आपने उस इक्तिसादी माहिर को घर भेज दिया। ये करेंगे यार, ये सोचे नाराज नहीं होना मेरे छोटे भाइयों कि आप किस गवर्नर हाउस का दरवाजा खुलवा सके हो, बताएं आप। हम दरवाजा खुलवाएंगे, गवर्नर हाउस में मेले लगेंगे। कौन सा गवर्नर हाउस आपने खोला? हम गिरा के दिखाओ किसी गवर्नर हाउस की दीवार। तो क्या ये जो र्यूमर्स है, क्या आखिरी जुमला सर, कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि सदर साहब क्या वाकई अब जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलग कर दिया? बस एक सर 30 सेकंड है मेरे पास, इस पे जरा बता दें सर जल्दी से। जब भी किसी मसले में फंसे जरदारी साहब आए, और जरदारी साहब ने कभी नहीं यही बहुत शुक्रिया कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मैं नहीं वो आगे बढ़कर किया। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।